हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा के रूपों की। इस संबंध में यहाँ मैं एक बात और बता दूं। हिंदी को भारत की राजभाषा का जो स्थान मिला है, उसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित है, जिसे आप हिंदी दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। जी हाँ, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1949 यानी 1949 14 सितंबर को भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला था, दिया गया था। अब हम चर्चा करते हैं मातृभाषा क्या होती है। मातृ शब्द आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, जानते ही हैं। मातृ का अर्थ होता है माता या माँ की भाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा है जो भाषा बच्चा अपने परिवार से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहा? मैं आप लोगों का प्रश्न समझ गई। एक प्रश्न कहीं पूछा गया है। लगता है मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप सब। एक प्रश्न मेरे पास आया है, आपके मन का प्रश्न, जो मैंने समझ लिया कि यदि बच्चा परिवार में भाषा सीखता है तो उसे मातृभाषा क्यों कहते हैं? परिवार भाषा होना चाहिए उसे। तो इसका उत्तर बहुत आसान है कि हम सभी अपने बचपन में सबसे निकट माँ के ही होते हैं, और माँ जो भाषा बोलती है वही हम दोहराते हैं। इसीलिए परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है, उसे जो बच्चा सीख लेता है, उसे मातृभाषा कहा गया है। जैसे यदि परिवार में पंजाबी भाषा बोली समझी जाती है तो बच्चे की मातृभाषा क्या हो गई? पंजाबी। यदि परिवार में बांग्ला बोली व समझी जाती है तो बच्चे की मातृभाषा, बिल्कुल ठीक, बांग्ला। इसी तरह मराठी, गुजराती और हिंदी भी। तो ये सभी मातृभाषाएं हैं जो बच्चा अपने परिवार से सीखता है। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर समाप्त हुई भाषा, हिंदी भाषा कितने रूपों में भारत देश में प्रचार प्रसार कर रही है। सबसे अंतिम जो मैंने विषय लिया था उसमें था व्याकरण। अब हम व्याकरण की चर्चा करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण भाषा के नियमों को ज्ञान कराने वाला, व्याकरण भाषा के शुद्ध नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण। व्याकरण के आधार पर ही हम भाषा का शुद्ध उच्चारण और उसे शुद्ध रूप से लिखना सीखते हैं। तो व्याकरण किसी भी भाषा के लिए बहुत अनिवार्य है। यहां मैं एक या दो उदाहरण देती हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि व्याकरण की आवश्यकता क्या है। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है प्रायः सभी में कि क पर कहाँ छोटी ई की मात्रा लगेगी और कहाँ क पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो यहां मैं स्पष्ट करूं, ध्यान रखिएगा इसे। प्रायः मैं कक्षाओं में ही बताती रही हूं, जहां हम दो शब्दों को जोड़ते हैं उसके बीच में यदि की शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें हमेशा बड़ी की मात्रा ही लगती है। ये व्याकरण का नियम है, हिंदी व्याकरण का नियम है जो कभी नहीं बदलता। जहां दो शब्दों को जोड़ा जाता है उसके बीच में क पर हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है। ये आप अभ्यास करके देखेंगे। मैं एक उदाहरण दे देती हूँ। राम की पुस्तक है। तो राम और पुस्तक, इन दोनों शब्दों के बीच में जो की है उस पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग है। इसी तरह छोटी ई की मात्रा क में कब लगती है? प्रायः जहां दो वाक्यों को जोड़ा जाता है उसके बीच में यदि की का प्रयोग हो तो हमेशा छोटी ई की मात्रा लगती है, चाहे वो की हो या क्योंकि। जैसे मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे प्रथम आना है। मैं पढ़ रहा हूं एक वाक्य हो गया, मुझे प्रथम आना है दूसरा वाक्य। उस दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने की में छोटी ई के प्रयोग किया।
क्योंकि। ठीक। व्याकरण के ये कुछ नियम हैं जिन्हें हमें हर भाषा में सीखना है, और यदि व्याकरण के नियमों में स्पष्टता हो, वे आपने सही ढंग से समझे हो, चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण, तो भाषा कभी भी कोई समस्या नहीं रहती, न लिखने में और न ही बोलने में। तो मैं अपनी बात को यही विराम देती हूँ। हमने इस पूरे पाठ में भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, साहित्य क्या है, उपभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा और अंततः व्याकरण क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा की। तो मुझे आशा है आप ये वीडियो बार बार देखते रहेंगे और व्याकरण का ये सारा ज्ञान आपको अनायास ही याद हो जाएगा, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? नमस्कार।